हेलो दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ मनी में। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियोस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने हमारे कोर्स के बारे में डिटेल से चर्चा की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें देखिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज से हम हमारा कोर्स शुरू करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएं और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ कमा पाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में एक आम आदमी कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारे पास वर्तमान में इन्वेस्ट करने के लिए 4 सोर्स अवेलेबल है: इक्विटी, डेट फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड और गोल्ड, जिनमें हम अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन कर सकते हैं या लाभ कमा सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा पहला तरीका है इक्विटी, मतलब देश की प्राइवेट तथा सरकारी कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड है। अब इनके बारे में बात करने से पहले हम शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये शेयर क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माना कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, और कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता है। अब उनके पास 100 रुपए में से 60 रुपए तो है, पर उनको 40 रुपए की और आवश्यकता है। तो उस 40 रुपए को इकट्ठा करने के लिए उनके पास कुछ तरीके हैं, जैसे या तो वो लोन लेंगे, पर उसके लिए उन्हें गारंटी की भी आवश्यकता होगी, या किसी से उधार ले सकते हैं, पर इतनी बड़ी राशि उधार मिलना भी मुश्किल है, और यदि मिल भी जाती है तो बहुत ऊंची ब्याज दर पर मिलेगी, जो उस कंपनी के लिए ठीक नहीं होगी। अब इसके अलावा भी एक तरीका और है जिससे वो अपने लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और वो तरीका है देश की आम जनता से उधार लेकर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, क्या वो घर घर जाकर पैसे मांगेंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वे व्यक्ति उन 40 रुपयों को छोटे छोटे शेयर्स में बांट देंगे। तो माना कि उन 40 रुपयों को 1-1 रुपए के 40 शेयर में बांट दिया, और अखबार और न्यूज चैनल में एक एड दे दिया कि फला कंपनी है जिसका फला प्रोजेक्ट है और वो अपना शेयर लॉन्च कर रही है, जिस किसी को भी शेयर खरीदना हो वो आवेदन कर सकता है। और इस तरह जो शेयर लॉन्च होते हैं, इन्हीं को आईपीओ जारी करना कहते हैं। तो आईपीओ जारी होने के बाद लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आवेदन करेंगे। अब यहां ऐसा तो है नहीं कि 40 शेयर है तो 40 लोग ही आवेदन करेंगे, या 100 लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ड्रॉ सिस्टम का सहारा लेती है। तो ड्रॉ में जिन 40 लोगों के नाम आएंगे, कंपनी उनके पैसे रखेगी और बाकी लोगों को उनके पैसे वापस लौटा देगी। अब उन 40 लोगों के पास कंपनी का एक शेयर आ जाता है, यानी वो उस कंपनी में 1% के हिस्सेदार हो गए। तो अगर यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका 1% उन शेयरधारकों को भी मिलेगा। पर यहां दोस्तों एक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अगर मान लो किसी शेयरधारक को बीच में अपने पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो वो क्या करेगा? क्योंकि कंपनी का शेयर खरीदना मतलब उस कंपनी के बंद होने तक उसका हिस्सेदार बनना। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए ही शेयर मार्केट का जन्म हुआ है, क्योंकि आईपीओ जारी होने के कुछ दिन बाद ही शेयर मार्केट पर खरीदने बेचने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जहां उनको कोई भी खरीद और बेच सकता है। तो जिन शेयरधारकों को पैसे की आवश्यकता है वो उन्हें वहां जाके बेच सकता है। और किसी कंपनी के शेयर का शेयर मार्केट में खरीदने बेचने के लिए तैयार होना ही उस कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड होना कहलाता है। अब शेयर मार्केट के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जिन्हें हम अपने आगे के वीडियोस में समझेंगे, जैसे शेयर की कीमत क्यों घटती बढ़ती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो शेयर की कीमत निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां शेयर मार्केट और शेयर को समझ गए तो आप इक्विटी को भी समझ गए होंगे। अब यहां इक्विटी में आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी शेयर बाय करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां इंडेक्स फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, डायरेक्ट इक्विटी शेयर क्या होते हैं और इनमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब हम आपको आगे वाले वीडियोस में डिटेल से समझाएंगे।
अब इसके बाद हमारा दूसरा तरीका है डेट में इन्वेस्ट करके। मतलब एक फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं जो देश की किसी भी कंपनी को उस समय चल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक निश्चित समय के लिए पैसा उधार दे देता है, और जैसे ही टाइम पूरा होता है कंपनी इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को वापस लौटा देती है। अब यहां इक्विटी के कंपेरिजन में रिस्क कम होती है। डेट फंड के बारे में भी हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा तरीका आता है गोल्ड, सोने में इन्वेस्ट करने का, जो हम भारतीयों की सेविंग्स के मामले में पहली पसंद रही है। अब इसमें 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड खरीद के, मतलब दुकान पे गए, करंट रेट पे सोना खरीदा, घर पे रख लिया, जैसे रेट बढ़े बेच दिया। इसके अलावा एक तरीका है डिजिटल गोल्ड खरीद के। अब यहां हम सोने को अपने पास तो नहीं रख सकते, पर इनको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल गोल्ड खरीदने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है भारत सरकार द्वारा जारी गोल्ड बॉन्ड खरीदने का। अब इन तीनों तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है, इसके बारे में जो डिटेल एनालिसिस होगी वो कोर्स में हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब इनमें रिस्क जो होती है वो इक्विटी और डेट से और कम होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा तरीका हमारे पास आता है गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए बॉन्ड खरीदने का, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जारी किए जाते हैं तथा लौटाने का टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है। यह इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ तरीका है क्योंकि यहां भारत सरकार का नाम जुड़ जाता है तथा जो चीज सरकार द्वारा जारी की जाती है वो बहुत ज्यादा सेफ होती है और उसके डूबने के चांस भी ना के बराबर होते हैं, पर यहां रिटर्न्स कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो ये तो कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके थे। अब इन सभी इन्वेस्टमेंट तरीकों के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जहां हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो है रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाई कैपिटल की आवश्यकता होती है और हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, इसलिए इसे हमने अपने कोर्स में शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में इन्वेस्टमेंट कहां करें के बारे में चर्चा की। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बेसिक से चल रहा हूं, पर दोस्तों हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हमें उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। और अगर अब तक के वीडियो में आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।